जस्टिस शेखर यादव अगर जज बन सकते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी जज बन सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अच्छा वकील भी बन पाऊँ। जब मैंने ओथ ली है दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरा हाथ थामा। आज वो नहीं है। 3 महीने तक ही मेरे साथ रही। जस्टिस बनने के बाद मात्र 3 महीने? जी, दिसंबर में हुआ और मार्च में चली गई। तो आज मैं वही लेके चल रहा हूँ कि एक पार्टनर अगर हो अच्छी दिशा दे, उसको भूलना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। वैसे तो इस स्टूडियो में तमाम शख्सियतें आती हैं, तमाम इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ ख़ास मेहमान के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव मौजूद हैं, जो कि ब्रिटेन गए थे और वहाँ पर उन्होंने भारत की तरफ से संबोधन दिया। उनको वहाँ पर बुलाया गया था और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत में कि जो विकसित बन रहा है भारत, उसके बारे में और तमाम मुद्दों को लेकर वहाँ के सांसदों को संबोधित किया और वहाँ पर अपनी बात को रखा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत पहले क्या था, अब क्या था, आज़ादी से पहले क्या था। तो इस सारी की सारी बातें उन्होंने वहाँ पर रखी। ये भारत के लिए और हम सब के लिए बेहद ही गौरवपूर्ण क्षण रहा है। शेखर जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे बातें हुई और भारत को किस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। ये जानना चाह रहे हैं लोग कि आप ब्रिटेन गए, वहाँ पर जाकर संबोधन किया, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो बेहद अहम थे आपकी नज़र में, जिनको लेकर आपने भारत की छवि को वहाँ पर प्रस्तुत किया? सबसे पहले आपकी इस टीम को धन्यवाद, और इन भारत देश के जो लोगों से प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये एक बड़ा गर्व का एक क्षण था कि जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया और वहाँ पर अपने देश की बात बोली, खासकर विकसित भारत 2047 जैसा कि इस देश का विज़न है और कैसे वो साकार होगा। लोगों की, दुनिया की नज़र भी इस पर लगी हुई है और साथ यही सब्जेक्ट भी वहाँ रखा गया था। शुरुआत तो मैंने यहीं से की कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। गाय, गंगा और गीता जहाँ की संस्कृति है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, जहाँ की तहजीब है। जहाँ तक विकसित भारत 2047 के संबंध में मैंने ये बात रखी कि मेरा भारत सदियों पूर्व विकसित रहा है और शायद इसीलिए से सोने की चिड़िया और दूध दही की नदियाँ यहाँ बहती हैं, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब हम पूर्व में बहुत समृद्धशाली थे, संपन्नशाली थे और ज्ञान का स्रोत भी हमारे अंदर बहुत था। तक्षशिला और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय में आकर के विदेश लोग जहाँ पर ज्ञान अर्जन करने आया करते थे। हमारा देश, अखंड भारत, जहाँ तक आज हम सीमित हैं वहीं तक नहीं था। इसका बहुत फैलाव था, चाहे वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इत्यादि इत्यादि देश तक हम फैले हुए थे। लेकिन ये विस्तार हमारा विस्तारवादी नीति के कारण से नहीं था। हम अहिंसा और प्रेम सौहार्द के बल पर ही हमने विस्तार अर्जित किया था। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ पर भगवान राम ने एक मर्यादा की सीख दी। परिवार, घर, समाज और राष्ट्र कैसे चल सकता है,
ऐसे सीख भगवान राम ने दी और गीता में संदेश भगवान कृष्ण ने जो दिया, कर्तव्य बोध दिखाया, वो ऐसा कुछ उदाहरण आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश में हमारे मनीषियों ने पहले से इस चीज को समझ लिया था कि नारी मातृशक्ति का जब सम्मान होगा तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। और शायद वेदों में इसीलिए कहा भी गया है कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर ईश्वर भी विराज करता है। ईश्वर की, स्त्री का मतलब, नारी का मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान जो मिलना चाहिए एक नारी को, वो हमारे देश में मिलता है। फिर इस सभी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जब हमारी शोहरत, हमारी धन संपत्ति, हमारी समृद्धता और संपन्नता को लेकर के कुछ बाहरी लोग, जिसमें चाहे वो तुर्क हों, मुगल हों, अंग्रेज हों, वो देश में आए। उन्होंने इस देश को केवल लूटा ही नहीं, धन ही नहीं लूटा, हमारे ज्ञान अर्जन करने के जो स्रोत थे उसको भी उन्होंने क्षति पहुंचाई। धन भी लूट कर ले गए, ज्ञान अर्जन के केंद्र को भी उन्होंने नष्ट किया। और ये बात जब मैं कह रहा था कि अंग्रेजों ने भी हम पर अत्याचार किया और हम पर 200 वर्षों तक राज्य किया, तो मेरा ये बोलने का जो तात्पर्य था, तो मैं रिएक्शन देख रहा था उन ब्रिटिश लोगों की, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वो जैसा वो कह रहे हों, इस चीज़ को रिग्रेट फील कर रहे हों कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया था, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। यही पूछने में जा रहा था कि आपने अंग्रेजों का नाम लिया वहाँ पे। जी। अंग्रेजों का नाम लिया तो उन लोगों को लगा नहीं कि अंग्रेजों ने लूट लिया, अंग्रेजों ने जो है वो चीज़ को रियलाइज किया कि पीछे जो कुछ हुआ, लेकिन आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उनसे बराबरी कर रहे हैं, तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो आतुर हैं हमसे, और उस चीज़ को वो सॉरी बोल रहे हैं कि जो उनके पूर्वजों ने किया उनके साथ। और आज वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो इस देश का जो विज़न है कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे, वो ऐसे ही खोखलापन नहीं है इसमें कहने में। आज वो हमारी प्रगति देख रहे हैं, जिस प्रकार के हम चंद्रयान में पहुंच रहे हैं। हमने जो महामारी थी कोविड, उसमें अपना वैक्सीन बनाया, इतना बड़ा देश के लोगों का जीवन बचाया। वो अपने देश के लोगों का नहीं, वरन वो अपनी वैक्सीन जो हमने बनाई वो दूसरे देश में भी भेजी, वहाँ पर भी जीवन बचा लोगों का। और जीएसटी जैसी चीज़ें जो आई, जो कालाबंदी को, नोटबंदी को लेकर के, इसने भी देश को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया है। हमने वहाँ के जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी हैं, नॉन टेक्नोलॉजी हैं, उसके बारे में भी उनको बताया। आज हमारे वायुयान हो गए, हमारी ट्रेनें हो गई, हम किस तरह से विस्तार कर रहे हैं। आज हमारी इस कोशिश, हमारे अभियान के कारण से ही भारत 5वीं अर्थव्यवस्था में आकर खड़ा हो गया है। ये भी हमने उनको बताया, और ये भी बताया कि इस देश का जो विज़न है, इस भारत देश का जो विज़न है कि आने वाले 2-4 सालों में हम तीसरे नंबर पर आकर खड़े हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि वर्ष 2047 पर हम नंबर 1 पर होंगे। वो इसलिए होंगे कि जब हम देश स्वतंत्र हमारा हुआ था, वो हमारी संख्या 40 करोड़ थी, और आज हम 140 करोड़ से भी आगे निकल चुके हैं। तो इसको प्राप्त करने में जिस प्रकार की आज जनता, जिस प्रकार के नागरिक, जो उनको एक फ्रीडम मिला है बोलने का, काम करने का, और साथ ही साथ जो पहले कुछ देखी जा रही थी कि बड़ा आदमी ही आकर के बड़ा काम कर सकता है,
छोटों को अवसर नहीं मिलता था। वो क्षेत्र कैसा भी हो, इवन दिन हमारी जुडिशरी का क्षेत्र भी क्यों ना हो, ये अवसर पहले नहीं मिलता था। आपके अंदर वो योग्यता कितनी क्यों ना हो, आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपके पास धन है, तो आप बड़े बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। लेकिन आज चूँकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और किसी नेता के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन खुद महसूस करता हूँ कि अगर मैं इस जगह पर आ सकता हूँ, अगर इस देश के लोगों ने मेरे को पहचाना है, तो ये क्रम बढ़ चुका है। अब इस क्रम में अब लोग आगे बढ़ रहे हैं और शायद इसी क्रम को, इसी योग्यता को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा है कि 247 का दिन वो दूर नहीं है जो हमारे स्वतंत्रता का स्वर्णिम काल होगा और हम विकसित भारत के रूप में स्थापित होंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड में जब आप बोल रहे थे, उसके बाद वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन आया? बहुत अन्य अन्य जगहों के लोग रहे होंगे, आपकी स्पीच सबने सुनी, आप हिंदी में वहाँ पे बोल रहे थे, और हिंदी क्या वहाँ पे समझने वाले लोग थे, क्या ट्रांसलेटर लगाए गए थे? ट्रांसलेटर भी थे और साथ ही साथ समझने वाले भी थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरे बगल में लॉर्ड्स, वहाँ पर लॉर्ड्स कहलाते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, वो बगल में बैठे हुए थे। और जब मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा कि मैंने जो लेक्चर दिया है वो आपने समझा है क्या, उन्होंने कहा थोड़ा था समझा है, लेकिन ज़्यादा समझा ये है कि आप जो बोल रहे थे अपने देश के बारे में बोल रहे थे और दिल से बोल रहे थे। इस पर बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी तालियां बजी कि हाँ, आपने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है। लेकिन वास्तव में आपने जहाँ पे सभी लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे, वहाँ पे आपने हिंदी में लेक्चर दिया, वहाँ पे हिंदी में स्पीच आपने दिया। ये वाकई में भारत के लोगों के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाली बात है। एक सवाल इसी के साथ और जुड़ा हुआ है कि गाय की बात आप हमेशा से करते रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए। इस तरह की आपकी कई बार जो है वो नज़ीरें भी पेश की जाती हैं, आपके नाम से बड़ी चर्चा भी रही पूरे देश में। क्या वजह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु आप चाहते हैं कि वो बने, और गाय के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं कि जिसके वजह से आप चाहते हैं कि गाय राष्ट्रीय पशु बने? देखिए, केवल गाय तक ही सीमित मत रखिए इसको। गाय हो गई, गंगा हो गई, गीता हो गई, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब देश की धरोहर हैं। और अपने यहाँ की तो संस्कृति यहाँ पर भी है कि हम पशुओं में भी ईश्वर देखते हैं, वृक्षों में भी ईश्वर देखते हैं। मतलब जहाँ से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है उसमें उसको हम भगवान मान लेते हैं। गाय की जब आप बात करते हैं, गाय को यहाँ पर गाय माता कहा जाता है, इसको माँ की संज्ञा दी गई है। और शायद वैज्ञानिक इस चीज को स्वीकार करने लगे हैं कि माँ के स्तन से निकला हुआ दूध जब खत्म हो जाता है तो जो माँ के स्तन की बराबरी करने वाला दूध है वो गाय का ही हो सकता है। तो वो जीवन देने वाली चीज है। गाय जो दूध दे रही है वो जीवन देती है, और शायद इसीलिए इसको हमारे यहाँ गाय माता भी कहा गया है। तो मैंने अब इस जजमेंट में लिखा जरूर है कि गाय जो इस देश की श्रद्धा का केंद्र है, जिसे भगवान का रूप दिया गया है, उससे आपको खाने का अधिकार नहीं मिल सकता, उससे आपको इस चीज का मौलिक अधिकार नहीं मिल सकता है। खाने के लिए बहुत चीजें हैं, आप खाइए उसको आप, लेकिन जो हमारी श्रद्धा और के केंद्र से जुड़ी है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको कम से कम मुझ जैसा जज अलाउ नहीं कर सकता है। नहीं, आपकी बात एकदम जायज़ है और तमाम चीज़ें हैं खाने की, ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। गाय की दूध के अलावा भी कुछ खूबियां हैं। आपने ऑक्सीजन की बात भी शायद कही थी कि गाय, ऑक्सीजन की बातें ये कभी कभी बड़ी चर्चा में आ जाती हैं जी। लेकिन ऐसा कहा गया है अपने यहाँ, तो बहुत चीज़ें अपने जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें कहा गया है कि कुछ गाय के अंदर ऐसी चीज़ें जो कहा नहीं जीवनदायिनी है, वो तो ऑक्सीजन भी एक जीवनदानी ही होता है। उस रूप में थोड़ा बहुत जब वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है तो ऑक्सीजन भी उसमें आता है। वो ऐसा कुछ पढ़ा गया है, वैज्ञानिक रूप से कितना सत्य है ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसा अपने धर्म शास्त्रों में सुना गया, पढ़ा गया है, वो इसलिए मैंने उसको बोला है।
सनातन की बात भी वहाँ पे आपने की थी। सनातन धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, और सनातन धर्म और गाय, गीता और गंगा की बात आपने वहाँ पे की। तो इन चीज़ों को वहाँ पे लोगों ने किस रूप में लिया? गाय की जैसी बात आपने की, तो वहाँ के लिहाज से तो गाय यहाँ पे भले माता कहते हो, वहाँ के हिसाब से एक जानवर गाय को मानते हैं। इसी तरह से उनकी अपनी अलग पुस्तकें हैं। गीता हम लोगों के लिए आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, लेकिन उनके लिए वो महज एक किताब होगी कोई मामूली, जो लोग आस्था नहीं रखते हैं। यहाँ पे गंगा का जितना महत्व है, गंगा को की पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे एक खाली किसी सामान्य नदी की तौर पे। तो जब आपने ये सब व्याख्यान दिए गाय पे, गीता पे और उसके बाद गंगा पे, तो इसको कितना सीरियस लिया वहाँ के लोगों ने? कुछ बात हुई आपकी बाद में, इसके बाद देखिए ऐसा है, के बाद? जी, वहाँ पर भगवान कृष्ण को बहुत माना जाता है। वहाँ के लोग राधे राधे भी करते हैं, और इस रूप में भगवान कृष्ण के गीता को भी वो सब बहुत महत्व देते हैं जी। और जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें हैं, गाय भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको भी महत्व देते हैं। और जहाँ तक रह गई गंगा की बात, तो गंगा की बात केवल गंगा एक पानी है, इस रूप में उसको महत्व नहीं दिया गया। गंगा जहाँ से निकलती है, जिन चोटियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है, जड़ी बूटियों के साथ निकलती है, जो जीवन दायनी लेकर निकलती है। इससे कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और यहाँ भी तक भी कहा जाता है कि गंगा का जल ले लीजिए और सामान जल ले लीजिए और आप उसको वर्षों तक रख दीजिए, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, बाकी पड़ जाते हैं। तो जब मैंने बताया नहीं, जिस चीज़ों में जीवन का कल्याण निहित है उसको अपने भगवान मान लिया है, और वही हम बताने की कोशिश करते हैं। वही जाकर मैंने वहाँ बताने की कोशिश की, तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। सनातन की बात भी आपने की, तो सनातन की बात को तो वो सब तो, क्योंकि जिस मसलक के, जिस मजहब के लोग हैं, सबसे ज़्यादा अपने धर्म को ही मानते हैं कि पूरा। जब आपने सनातन की बात वहाँ पे कही, तो क्या रिएक्शन आया? देखिए ऐसा है जी, हम लोग कभी कभी सनातन को बहुत सीमित रख लेते हैं जी। सनातन में सब समाहित है। कालांतर में आकर के आपका मुस्लिम है, आपका ईसाई है, सब सनातन। मतलब सनातन का सीधा अर्थ ये समझ लीजिए, जिसमें जन का कल्याण है, मनुष्य का कल्याण है, वो है सनातन। केवल किसी पार्टिकुलर किसी धर्म, हिंदू धर्म को जोड़ दीजिए आप, पार्टिकुलर किसी ऐसे चीज को जोड़ दीजिए, ऐसा ये सनातन नहीं है। सनातन को दूसरे रूप में आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति का कल्याण है, वो है सनातन। हम केवल इसको राम से जोड़ दें, हम कृष्ण जोड़ दें, गंगा से जोड़ दें, ये सनातन नहीं है। क्योंकि इस देश में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको राम को, और हिंदू भी हैं जो राम को नहीं मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मनुष्य के प्रति उनका कर्तव्य है, आपको पीड़ा को देखकर अंदर पीड़ा जागृत हो गई, हम आपकी हेल्प करते हैं, ये सनातन है, यही धर्म है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। और हम तो कहते हैं हिंदू शब्द भी कोई है, ये कोई सीमित चीजें नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह रखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है हमारी। हम जिस रूप में जीवन जी रहे हैं, हम जिस रूप में आपका अच्छा सोच रहे हैं, आपको जिस चीज की नीड है हम पूरा कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, तो हम सनातन धर्म का ही काम कर रहे हैं। हम ये केवल नहीं हम मंदिर लेकर के और ये लेकर के चल रहे हैं, ये गलत लोगों ने इसको परिभाषित कर दिया है। ना ये धर्म है, ना ये सनातन है। सनातन वो है जिस चीज से जिसका भला हो, कल्याण हो, वो सनातन है। वृक्षारोपण पे आपने बड़ा बल दिया है, कई जगहों पे आप खुद वृक्ष भी रोपित करते हैं, पौधारोपण करने के लिए जाते हैं, पर्यावरण के लिहाज से बेहतर भी है। लेकिन ये देखा जा रहा है पूरे देश में एक अभियान चलता है वृक्षारोपण को लेकर, उसमें लेकिन उनको जीवंत रखने की, उनको जीवित रखने की जो बात होती है वो बहुत कम नजर आती है। हमेशा पेड़ कम होते चले जा रहा है, इतना वृक्ष लग रहा है उसके बाद भी कम होता जा रहा है, उनको बचाया नहीं जा पा रहा है। वो कहना ठीक है, लेकिन थोड़ा ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और वो जो लगाने वाले, लेकिन हाँ जरूर मैं कहना चाहूँगा कि वृक्ष जो होते हैं वो जीवन तो देते ही हैं। और जब वृक्षों का हम रोपण करते हैं तो उससे बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं हमको। ऑक्सीजन मिलती हैं, जो बांध बनता है, मिट्टियाँ कट रही वो कट रही हैं, उससे आपको शुद्ध वातावरण मिलता है। तो इसका हमारा अप्रिसिएशन है, ये बढ़ना चाहिए, ये लगना चाहिए। हाँ। और बाकी काम लगाना, आपने जोर दिया हमेशा वृक्षारोपण के लिए, मैंने किया। मैंने खुद भी अपना एक छोटा सा खेत ले रखा है, उसमें 300 पेड़ों का मैंने वृक्षारोपण किया है।
सर, एक सवाल आपके जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाई कोर्ट में आपने हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। हिंदी में आप जजमेंट भी लिखते हैं, ज़्यादातर आपके जजमेंट हिंदी में टाइप होकर आते हैं। तो टाइप होकर नहीं आते, हिंदी में लिखते ही हैं आप, हैं? जो भी आते हैं वो हिंदी में ही आते हैं आपके जजमेंट, ज़्यादातर जजमेंट। तो हिंदी में जजमेंट देने के लिए यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, ये तो सबको समझ में आता है कि हिंदी में जजमेंट देंगे तो जो मुवक्किल है वो जो है वो समझ पाएगा इस चीज़ को। लेकिन इसको पूरी तरह से कैसे लागू किया जाए, इस पे कोई विचार, ये खाका कोई तैयार? ये लागू करने का काम तो सरकार का है। मैं ये समझता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का ही व्यक्ति आपसे न्याय मांगने आता है, और जब आप उसको न्याय देते हैं, चाहे उसके खिलाफ दे हों चाहे उसके फेवर में हो, वो समझ नहीं पाता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर जो न्याय मांगने आया वो अगर समझ नहीं पाया तो ये न्याय नहीं है। उसको पता चलना चाहिए कि मेरी बात जो मैंने कही थी जाकर वकील साहब से, वो ठीक ढंग से रखी गई कि नहीं रखी गई है, और जज साहब ने उसको समझा कि नहीं समझा है। तो वो चीज़ ये मैंने बहुत शुरू से समझ रखा है कि आप जहाँ रहते हैं, आपकी मातृभाषा जहाँ की है, मातृभाषा के लोग जहाँ पर आ रहे हैं उसी की भाषा में आपको निर्णय देना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से सही न्याय ये होता है। बहुत बड़ा न्याय दे दीजिए, जजमेंट दे दीजिए आप, और सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे साथ भी सुविधा होती है कि जब इस प्रकार का निर्णय देता हूँ मैं, तो मुझे फिर यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब वो हृदय यहाँ से मैंने लिया, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। नहीं तो होता क्या है कि जब आप अंग्रेजी में जजमेंट देंगे ना या बोलेंगे, पहले आप यहाँ लेकर आएंगे, उसको ट्रांसलेट यहाँ से निकलेगी ना तो यहाँ लेकर आएंगे, तो फिर आपकी जो मजेदारी नहीं आती, जो अंदर की चीज़ें वो निकल नहीं पाती हैं। तो फिर लगता है कि नहीं, मिलना चाहिए। और मैंने जितने जजमेंट दिए, आधा अंग्रेजी के होंगे, आधा हिंदी होंगे, हजारों जजमेंट दे रखे हैं, लेकिन जितना प्यार मेरे को हिंदी के जजमेंट से मिला है, अंग्रेजी से नहीं मिला है। तो इसलिए मेरे को और हिम्मत मिलती है कि लोग सराहते हैं तो मेरे को देना चाहिए। सर, लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल चीज़ ये है कि न्याय बहुत महंगा हो गया है इस देश में। न्याय, अगर कोई मुकदमा लड़ने चला जाता है हाई कोर्ट तक, तो कुछ लोग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये न्याय कैसे सस्ता हो इस देश को? बातों से सहमत हैं, और न्याय महंगा हो रहा है। अगर न्याय, स्वास्थ्य अगर महंगा है, और इसकी पूरी मार पड़ती है गरीबों पर ही पड़ती है। इसलिए शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, ये चीज़ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर बहुत सोचे, और इसको कितना भी सरल और सुलभ हो ऐसा उसका प्रयास करना चाहिए। और शायद गवर्नमेंट इस दिशा में काम भी कर रही है। इसीलिए आज देखिए आप, जो मीडिएशन सेंटर खुल रहे हैं, लोक अदालतें खुल रही हैं, तो वहाँ पर न्याय सस्ता हो गया है। और न्याय को सस्ता महंगा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए सुलभ हो गया है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, करना चाहिए। और मैं तो जब मेरे सामने कोई बड़ा वकील छोटा केस लेकर आता है, तो मैं कहता हूँ कि देखिए भाई, आप बड़े वकील हैं, आपने महंगा फीस ली होगी, आप छोटा जो जूनियर है उसको दीजिए ना केस। ये तो वो छोटा वकील जब फीस लेगा ना, तो वो ज़रूरत गरीब व्यक्ति उससे कम फीस लेगा, तो न्याय उसको सरलता से मिल जाती है। तो ये पहल तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सर, आपने अभी लोक अदालत का नाम ले लिया। जितना विश्वास लोगों को जजेस पे है, वो लोक अदालत में जो लोग जाते हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे, उतना ज़्यादा पब्लिक के बीच में उतना नहीं। हाई कोर्ट पे विश्वास है उसको, हाँ, उसको जो है वो ज़िला न्यायालय पे विश्वास है, लेकिन ये लोक अदालतों में विश्वास भी नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। पता नहीं क्या बात है। तो इसको किस तरह से प्रभावी बनाया जाए? जी। हाँ, ये प्रभावी बनाने का काम तो देखिए दूसरा प्लेटफॉर्म से है, उनको प्रभावशाली बनाना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो न्याय ने शुरू में बताया कि हमारे यहाँ तो 5 लोग मिलकर के पंच परमेश्वर हो जाते थे, और वो न्याय करते थे, वो विश्वास था लोगों के अंदर। लेकिन वो धीरे धीरे विश्वास डिगना शुरू हो गया, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, वो हो रही। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि बदलाव आ रहा है। और आने वाली जो कल्पना है 2047 में, ये सब शिकायतें जो आपकी हैं, हमें लगता है ये दूर हो जाएंगी।
सर, ब्रिटेन में आप गए, वहाँ पे आपने संबोधन दिया, न्यायपालिका को लेकर भी कोई बात हुई वहाँ पे कि हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है और वहाँ की कैसी है? ये एक रखा कॉन्सेप्ट रखा कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था तो गांव से शुरू होती है। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ गांव हमको अदालत नहीं हम पहले अदालत नहीं जाया करते थे, 5 लोग बैठ जाते थे, न्याय कर दिया करते थे। आज उसी रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, उसी रूप से हम बढ़ रहे हैं और न्याय हमारा पहुंच रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कल आने वाले दिनों पर हमारा जो न्याय है वो गांव-गांव तक पहुंचेगा, तो सुविधा भी हो जाएगी, सरलता भी हो जाएगी और पैसे भी ना के बराबर होंगे। सर, वहाँ गए थे, ये पहला मौका है कि 7 समंदर पार जाके किसी न्यायमूर्ति ने वहाँ पर झंडा गाड़ा है अपना, ब्रिटेन में जाके हाउस ऑफ लॉर्ड में जाके बात किया वहाँ पर। तो वहाँ की कोई यादगार ऐसी चीज़ें हों जो आप साझा करना चाह रहे हों हमारे मंच के माध्यम से, भारत समाचार के माध्यम से? पहली बात तो जब मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा लोगों को, लेकिन एक रफ्तार जब बनी और थोड़ा सा तालियां बजी तो वो बहुत अच्छा पल था। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि यहाँ पर आकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में आकर के अपनी देश की बात कर रहा हूँ और अपनी देश की भाषा में कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी यादगार स्थिति थी और इसके लिए, और आप लोगों ने भी काफ़ी इसको सराहा, मेरे लिए गर्व की बात है। आप जस्टिस बने, पहले एडवोकेट थे आप, उसके बाद फिर जस्टिस बने, लेकिन आपका जो रहन सहन है वो बहुत सुनने में आया है, देखने में आया है, पढ़ने में आया है कि बड़ा बहुत सामान्य है, किसी गली के अंदर आप वहाँ पे रहते हैं। तो आप जजेस के बंगलों में क्यों नहीं रहते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, जस्टिस शेखर यादव अगर जज बन सकते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी जज बन सकता है। मेरा जो भी फैमिली ग्राउंड था वैसा नहीं था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अच्छा वकील भी बन पाऊं। लेकिन मैंने बताया नहीं आपको कि अब इस समय आ गया है कि नीचे की पंक्ति या पीछे की पंक्ति पर भी लोगों की नज़र है और देख रहे हैं कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर योग्यता या कर्मठता है, परिश्रम आपके साथ है, तो वो निगाह, जैसे आपकी टीवी का निगाह जगह पहुंच जाती है ना, वैसे निगाह पहुंच रही है। तो वैसे निगाह पहुंची और आज यहाँ पर ला करके मुझे रख दिया गया। और जहाँ तक आपने कहा कि बंगले में क्यों नहीं रह रहे हैं, कुछ समय तक रहा मैं। एक दूसरा एंगल हो सकता है, उसका उधर पैसा मिलता है, कटता है, लेकिन ये मेरे लिए इशू नहीं करता है। मेरे लिए इशू ये करता है कि जब मैंने ओथ ली है दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को, और मैं बंगले के लिए मन बनाया, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरा हाथ थामा। आज वो नहीं है। पानी पी लीजिए, आप भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, अपने को याद करिए, आप कहाँ से उठे हैं। अब आज उठ करके आप फिर उनके बीच में जा रहे हैं जो पहले से उठे हुए हैं। आप इनके बीच में रहिए, इनको उठाने की कोशिश करिए ना, आपको देख कर ये उठेंगे। आपका घर का परिवेश, आपके मोहल्ले का परिवेश, उसको लेके चलिए आप। तो मुझे ये बात लग गई और फिर मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। वो अलग बात है कि 3 महीने तक ही मेरे साथ रही। जस्टिस बनने के बाद मात्र 3 महीने? जी, दिसंबर में हुआ और मार्च में चली गई वो। तो आज
मैं वही लेके चल रहा हूँ कि एक पार्टनर अगर हो और अच्छी दिशा दे, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा पार्टनर ऐसा ही था, तो हो सकता है कि उनकी लिए अच्छी श्रद्धांजलि हो, तो मैं वही दे रहा हूँ। इसीलिए आप वहाँ पे रहते हैं। जी जी। बड़ा भावुक करने वाला पल है ये, बड़ी यादगार चीज़ें रहीं आपके साथ। आपने इतनी बड़ी जो है वो पत्नी को अपने एक तरह की श्रद्धांजलि भी दी है। तो आपको, आपके जो वहाँ पे रहते हैं तो प्रेरित हो रहे हैं बच्चे, उनकी जो मूल जो भावना थी उस पे काम मेरी हो रहा है कोशिश कि होती है कि मेरे से प्रेरित हों वो। जैसा पहले का उनका रहन सहन था, कुछ बदलाव आया है और धीरे धीरे आप भी आएगा, आना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत भारत समाचार के स्टूडियो में आने के लिए। हमारे साथ न्यायमूर्ति शेखर यादव जो है वो मौजूद थे। ब्रिटेन की संसद में उन्होंने संबोधित किया, देश का मान बढ़ाया, 7 समंदर पार जाके देश के लिए झंडे गाड़े और वहाँ पर गाय, गंगा और गीता की बातों को प्रचारित किया, कृष्ण और राम को प्रचारित किया और बताया कि भारतीय संस्कृति क्या थी, हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक भारत किस तरह से विकसित देश बनेगा। इन सब पहलुओं पर उन्होंने बात की और साथ ही साथ इस बात का भी अंग्रेज़ों को एहसास दिलाया कि अंग्रेज़ों ने भी भारत को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्हीं की सरजमीन पे जाके उन्हीं के सामने ये बात उन्होंने कही। तो हमारे साथ खुद मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पे बात की। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी देखने के लिए आप लोग देखते रहिए भारत समाचार। तब तक के लिए नमस्कार। जस्टिस शेखर यादव अगर जज बन सकते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाला सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी जज बन सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अच्छा वकील भी बन पाऊँ। जब मैंने ओथ ली है दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरा हाथ थामा, आज वो नहीं है। 3 महीने तक ही मेरे साथ रही। जस्टिस बनने के बाद मात्र 3 महीने? जी, दिसंबर में हुआ और मार्च में चली गई। तो आज मैं वही लेके चल रहा हूँ कि एक पार्टनर अगर हो और अच्छी दिशा दे, उसको भूलना नहीं चाहिए।